क्या होती हैं ये अनरजिस्टर्ड कार्स? क्या अनरजिस्टर्ड कार्स के नाम पे मुझे डिफेक्टेड कार तो नहीं चिपकाई जा रही? कहीं ये कार्स फ्लड अफेक्टेड या ट्रांजिट डैमेज वाली तो नहीं है? क्या अनरजिस्टर्ड कार्स में मुझे कंपनी की ओरिजिनल ओईएम वारंटी मिलेगी? अगर मैं एक अनरजिस्टर्ड कार लेता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा? ये अनरजिस्टर्ड कार्स यूज्ड कार डीलरशिप्स तक कैसे पहुंचती हैं? क्या एक अनरजिस्टर्ड कार यूज्ड कार डीलरशिप से लेगा इलीगल तो नहीं है? अनरजिस्टर्ड कार्स पे फाइनेंस का क्या ऑप्शन होता है? लोन नई गाड़ी के रेट पे मिलेगा या पुरानी गाड़ी के? अनरजिस्टर्ड कार्स की वारंटी कब से स्टार्ट होगी? मैन्युफैक्चरिंग डेट से या जब से वो मेरे नाम पे रजिस्टर हुई है? कौन से डीलर से अनरजिस्टर्ड कार लेना रहेगा सही? अनरजिस्टर्ड कार्स को अपने नाम पे ट्रांसफर करवाने का प्रोसेस क्या है और लगेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? अगर आपके मन में भी अनरजिस्टर्ड कार्स को लेके ये सारे सवाल हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज मैं गहराई से सॉल्व करूंगा आपके सारे क्वेश्चंस और बताऊंगा आपको कि अनरजिस्टर्ड कार लेना आपके लिए सही है या गलत। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाजवाब वीडियो में। पिछले कुछ दिनों से ये वर्ड अनरजिस्टर्ड कार्स बहुत ज्यादा चर्चा में था। बहुत सारे यूट्यूबर्स, न्यूज चैनल्स इस पे बात कर रहे थे और आप जानते हैं मैं पिछले कुछ महीनों से अनरजिस्टर्ड कार्स बहुत ज्यादा दिखाता हूँ। कमेंट्स में आप लोग मेरे से पूछते हैं कि गौरव भाई, हम आप पे भरोसा करते हैं, आप द फेस ऑफ ट्रस्ट हो, क्या अनरजिस्टर्ड कार लेना सही है या गलत डिसीजन? तो चलिए दोस्तों, आज हम बारीकी से जानेंगे कि क्या है ये अनरजिस्टर्ड कार्स का फंडा। सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है 1 जनवरी 2024 से। हिंदुस्तान में बहुत सारी नई गाड़ियों की कंपनियां हैं जो इन गाड़ियों को अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में बनाती हैं। 1 जनवरी 2024 से लेके 1 दिसंबर 2024 तक लगभग 49,91,417 कार्स का उत्पादन हुआ, मतलब कि प्रोडक्शन हुई। उनमें से अराउंड 43 लाख कार्स जो थी पैसेंजर कार्स, जिसमें अलग अलग कंपनियों की गाड़ियां आती हैं, वो सब आई न्यू कार डीलरशिप पे। न्यू कार डीलरशिप क्या होती है? बेसिकली ये एजेंसी होती है जो कंपनी से गाड़ी खरीदती है होलसेल रेट पे और फिर उसको आगे रिटेल में एंड यूजर को या फिर आप जैसे भाइयों को सेल करती है। दोस्तों, मजे की बात ये थी कि 43 लाख कार्स खरीदी कार एजेंसियों ने, लेकिन आगे जो एंड यूजर्स को कार्स बिकी, मतलब कि जो गाड़ियां रजिस्टर हुई देश में, उनकी संख्या थी 40,73,843। अब आप लोग सोचेंगे कि जो गाड़ियां एजेंसियों ने खरीदी और जो गाड़ियां फाइनली रजिस्टर हुई, इनके बीच में 2,13,000 का गैप कहां से आया? तो दोस्तों, ये वही गैप था जो पिछले साल अनरजिस्टर्ड या फिर अनसोल्ड रह गया। अब ये गाड़ियां कैरी फॉरवर्ड हो गई 2025 में। 2025 में क्या होता है कि जब जनवरी, फरवरी, मार्च में एक कस्टमर गाड़ी लेने जाते हैं न्यू कार के शोरूम में, तो वो कहते हैं कि भाई साहब, मैं आपको पैसे तो पूरे दे रहा हूँ, आप मुझे मैन्युफैक्चरिंग भी 2025 दो और रजिस्ट्रेशन भी 2025 की दो। तो फिर 2024 का स्टॉक का क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। तो वो सारी गाड़ियां रह जाती हैं दोस्तों अनरजिस्टर्ड। अब कंपनीज बहुत सारे तरीके, बहुत सारी टैक्टिक्स लगाती है कि इन गाड़ियों को सॉल्व किया जा सके, सेल किया जा सके एंड यूजर्स को, क्योंकि ये नंबर भी बहुत बड़ा है, 2,13,000 गाड़ियां। शायद इतनी गाड़ियां मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आज तक नहीं दिखाई होंगी। और दोस्तों, ये गाड़ियां फिर अलग अलग माध्यमों से बेची जाती है मार्केट में। चलिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, पिछले कुछ टाइम से जो बहुत सारे बैंकर्स हैं, उनकी कमान कसी जा रही है एजेंसी डीलर्स के ऊपर, ये कह के कि इनके पास जो पाइपलाइन में स्टॉक होता है या फिर स्टॉक यार्ड में जो गाड़ियां पड़ी हुई हैं ऑलरेडी बिकने के लिए, वो बहुत ज्यादा ओवर स्टॉक होता जा रहा है। एक रिपोर्ट आई थी अभी फाडा की, FADA, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। उनका कहना है कि मई जून के महीने में जो गाड़ियां इनके स्टॉक यार्ड या पाइपलाइन में खड़ी थी, उनका टोटल नंबर था 4,40,000 से लेके 5,50,000। मतलब आप समझ रहे हैं कितना बड़ा नंबर है? ये इतना बड़ा नंबर है कि 2 महीने में हमारे देश में इतनी गाड़ियां बिकती हैं। और दोस्तों, इनकी जो रनिंग एज हो रही थी, जो ये वहां खड़ी एज हो रही थी, वो थी 34 दिनों से लेके 58 दिन। अब आप समझिए कि 2 महीने में जो माल बिकना था, जो स्टॉक बिकना था, वो सारा स्टॉक यार्ड में पड़ा हुआ है और डेप्रिशिएट हो रहा है। इसकी जो टोटल नेट वैल्यू थी वो थी 55,000 करोड़ रुपए। 55,000 करोड़ की गाड़ियां सिर्फ स्टॉक यार्ड में खड़ी हैं। तो अब टेंशन बढ़ती है न्यू कार डीलर्स के लिए कि इस इतने बड़े स्टॉक का क्या करें। अब वो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो 5 टैक्टिक्स लगाते हैं। सबसे पहली टैक्टिक जो आप न्यूज़पेपर्स में या फिर टीवी चैनल्स में देखते हो, उस टैक्टिक को कहते हैं डिस्काउंट्स। कि भाई इस कंपनी की गाड़ी में 50,000 का डिस्काउंट है, इस कंपनी की गाड़ी पे 60,000 का, या किसी कंपनी की गाड़ी पे 1.5 लाख का डिस्काउंट है। अब आप भागे जाते हैं न्यू कार एजेंसी पे और वहां से वो गाड़ी बुक कर लेते हैं और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताते हैं जी मुझे तो बड़ा प्यारा रेट मिल गया। मान लो अभी भी कोई गाड़ी है जिसकी डिमांड नहीं है, तो उस केस में एजेंसी क्या करेगी? उस केस में एजेंसी अपनी सेल्स टीम्स का इंसेंटिव बढ़ा देती है कि भाई ये वाला मॉडल है जो नहीं बिक रहा है, अब तुम इसको बेचो और इसको बेचने में हम तुम्हें इतना इंसेंटिव या फिर कमीशन देंगे।
मान लो उससे भी गाड़ी नहीं बिकी, क्योंकि आप देखो ना कैलेंडर ईयर 2024 में 2,13,000 गाड़ियां अनसोल्ड रह गई। नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है डेमो कार्स। चलिए गाड़ी नहीं बिक रही तो उसको डेमो कार बना देते हैं। वो उसको जो भी कस्टमर आते हैं उनको डेमो दिलवाते हैं, टेस्ट ड्राइव दिलवाते हैं, ताकि वो मन बना सके उस गाड़ी को खरीदने का। फिर भी गाड़ी नहीं बिकी। अब वो क्या करते हैं, अब वो करते हैं इंटर डीलर ट्रेड्स। मैंने आपको बताया था कंपनी अलग है और न्यू कार सेलिंग एजेंसी अलग है। अब मान लीजिए दिल्ली में किसी गाड़ी की ज्यादा डिमांड नहीं है, तो क्या होगा, एक डीलर के पास 50 गाड़ियां पड़ी हैं, वो 50 की 50 गाड़ियां कर्नाटका या बैंगलोर या फिर मुंबई के डीलर को बेच देगा अगर वहां पे ज्यादा डिमांड है। अगर असम में ज्यादा डिमांड है तो ये सारी गाड़ियां असम चली जाएंगी। ये होता है हमारा तीसरा टैक्टिक कि इंटरस्टेट डील्स। नेक्स्ट टैक्टिक आता है दोस्तों होलसेलिंग या फिर एक्सपोर्ट। अब इन गाड़ियों को ओपन मार्केट में डाल दिया जाता है। देश का कोई भी बड़ा डीलर इनको होलसेल रेट में ले सकता है, और अगर देश में कोई नहीं ले रहा तो इन गाड़ियों को फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है अफ्रीकन कंट्रीज में, इंडोनेशियन कंट्रीज में, जहां इनकी डिमांड हो पौने पौने दाम। दोस्तों इसके बाद आता है वो लास्ट वे जिसकी वजह से ये अनरजिस्टर्ड कार्स ओपन मार्केट में या फिर यूज्ड कार डीलर्स के पास आती है। उस चीज को कहते हैं ऑक्शन। आप जानते हैं दोस्तों जब 2,13,000 गाड़ियों में से 1,00,000 1.5 लाख गाड़ियां बच जाती हैं तो फिर उन गाड़ियों का होता है ऑक्शन, जहां पे जो यूज्ड कार डीलर्स हैं ऑक्शन में बैठते हैं और एक बड़ी क्वांटिटी कार्स की उठा लेते हैं, जैसे कि 30 गाड़ियां, 40 गाड़ियां, 50 गाड़ियां। अब किसी एक रिटेल कस्टमर के लिए एक बार में 50 गाड़ियां लेना बड़ा टफ है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक गाड़ी 5 लाख रुपए की है और मुझे 50 गाड़ियां लेनी हो तो मुझे 2.5 करोड़ रुपए लगेंगे। एक नॉर्मल रिटेल वाला बंदा जो 20% कैश देके बाकी फाइनेंस करवाता है वो 5 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ की डील नहीं करेगा। लेकिन यूज कार डीलर जिनका काम ही है एक गाड़ी को रीजनेबल रेट्स में लेके उस पर अपना प्रॉफिट अर्न करके बेचना, वो इन ऑक्शन से जाके इन स्टॉक्स को उठा लेते हैं। तो अब आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि ये गाड़ियां आती कहां से हैं, स्टॉक यार्ड या फिर कंपनी से बाहर। तो अब आप समझ चुके हैं कि ये गाड़ियां स्टॉक यार्ड या फिर कंपनी से बाहर कैसे आती हैं, वो भी अनरजिस्टर्ड। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि अनरजिस्टर्ड कार्स में भी कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप है डेमो कार्स या फिर टेस्ट ड्राइव कार्स। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है, आप एक गाड़ी लेने जाते हैं तो आप कहते हैं जी इसकी मुझे टेस्ट ड्राइव करवा दो। आप 10-15 किलोमीटर का चक्कर काटते हैं और फिर फील करते हैं कि हाँ भाई ये गाड़ी मेरे लिए सही है। फिर आप कहते हैं हाँ भाई अब मेरी गाड़ी बुक कर दो, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी डिलीवरी होगी मैं ले लूंगा। ये होती है फर्स्ट टाइप की अनरजिस्टर्ड कार्स। ठीक है, सेकेंड टाइप की अनरजिस्टर्ड कार्स की बात करते हैं, वो होती है प्रीवियस ईयर के मॉडल। मान लीजिए दिसंबर 2024 की मैन्युफैक्चरिंग। मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि नई का रेट देने वाला बंदा पुराने मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं लेता। मैक्सिमम गाड़ियां जो आपको अनरजिस्टर्ड मार्केट में दिखेंगी या वीडियोस में दिखेंगी वो मैक्सिमम 2024 मॉडल मैन्युफैक्चरिंग होगी, और वो भी दिसंबर की, क्योंकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की गाड़ियां नवंबर, दिसंबर तक बिक जाती हैं। लेकिन जो दिसंबर वाला लॉट आता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है जनवरी, फरवरी और मार्च में। ये हो गई हमारी दूसरे तरीके की अनरजिस्टर्ड कार्स। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की। थर्ड कैटेगरी होती है आउटडेटेड मॉडल्स ड्यू टू फेसलिफ्ट। आप जानते हैं दोस्तों बहुत सारी कंपनियां आजकल हर साल एक फेस लिफ्टेड मॉडल निकाल देती हैं और बहुत सारी फीचर्स की लिस्ट दे देती हैं हाथ में आपके। तो उस केस में क्या होता है कि कस्टमर कहते हैं कि भाई मुझे तो लेटेस्ट मॉडल चाहिए जो अभी 2000 जुलाई में लॉन्च हुआ है। उस केस में क्या होता है 2025 की जो मार्च की गाड़ी है जिसमें फीचर्स पुराने थे, जिसका फेस पुराना था, वो उनको आउटडेटेड घोषित कर देते हैं। अब ये गाड़ियां जब डीलरशिप से नहीं बिकती, न्यू कार एजेंसी से नहीं बिकती, तो इनको वो ओपन मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। ये हो गई हमारी थर्ड कैटेगरी, मतलब आउटडेटेड। आप देखते होंगे दोस्तों वीडियोस में भी बहुत सारी आउटडेटेड कार्स भी बिना की ओनर के एज अनरजिस्टर्ड मार्केट में बिकने आती है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पे। वो कैटेगरी है ओवर स्टॉक। दोस्तों आप जानते हैं गाड़ियों का बिजनेस भी एक बिजनेस है जिसका प्राइम मोटिव होता है पैसा कमाना या फिर एक प्रॉफिट अर्न करना। इस केस में कार कंपनीज क्या करती है, एजेंसीज पे ओवर बर्डन कर देती हैं। उनको टारगेट देती हैं कि इस महीने आपने 1000 गाड़ी बेचनी है, 1500 गाड़ी बेचनी है, 2000 गाड़ी बेचनी है, जिस चक्कर में बहुत सारी गाड़ियां उनकी टारगेट से नीचे रह जाती हैं। अब क्या हुआ, इस महीने मेरी 50 गाड़ियां बच गई, अगले महीने 50 का और पाइल अप हो गया, 6 महीने करते करते मेरे स्टॉक यार्ड में 250 गाड़ियां खड़ी हो गई। अब आप सोचिए दोस्तों, मेरे पास अगर इतना सारा स्टॉक है, मैं ओवर बर्डन हूं अपने स्टॉक से, और बिजनेस चलाने के लिए मुझे लिक्विडिटी चाहिए, मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए। मैं चाहता हूं ये पुराना स्टॉक जो नहीं बिक रहा, ये कोई मेरे से ले जाए और इसके बदले में मुझे कैश दे जाए, चाहे मुझे रेट टू रेट ही दे जाए, ताकि मैं एक नई गाड़ी जो नया मॉडल आ रहा है उसमें इन्वेस्ट कर सकूं। तो दोस्तों फोर्थ कैटेगरी आती है ओवर स्टॉक होना। स्टॉक यार्ड्स में गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बिक नहीं रही, उनको ओपन मार्केट में सेल कर दिया जाता है, जहां से डीलर्स इनको ले लेते हैं। यूज्ड कार डीलर्स की मैं बात कर रहा हूं। अब आती है फिफ्थ कैटेगरी, जो सबसे ज्यादा मैं कहूंगा शॉकिंग कैटेगरी थी मेरे लिए जब मैंने रिसर्च किया।
वो कैटेगरी है डिमांड की हाइप कर देना या वेटिंग की हाइप कर देना। आप सोचिए आपके पास वो गाड़ी है, लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड बनाने के चलते आप उसको सप्लाई नहीं कर रहे। आपने मार्केट में न्यूज़ लगा दीजिए, इस गाड़ी पे तो 1 साल की वेटिंग है, इस गाड़ी पे तो 1.5 साल की वेटिंग है, 2 साल की वेटिंग है। दोस्तों बहुत सारी कंपनियां ऐसी प्रैक्टिसेस भी करती हैं जिसमें वो डिमांड हाइप कर देती हैं कि सेल और बढ़ जाए, बुकिंग और आ जाए। इस चक्कर में जो उनकी गाड़ियां खड़ी रह जाती हैं, फिर वो आती हैं ओपन मार्केट में कि भाई हमने डिमांड हाइप तो कर दी, लेकिन हमारा तो स्टॉक ही क्लियर नहीं हुआ। तो दोस्तों ये है बेसिकली 5 मेन टाइप की गाड़ियां जो आती हैं अनरजिस्टर्ड मार्केट में। दोस्तों अब मैं आपको एक बताऊंगा बोनस कैटेगरी, जिसकी गाड़ियों को लेने से मैं हमेशा मना करता हूं। इस कैटेगरी में आती हैं 2 सब कैटेगरी। सबसे पहली फ्लड अफेक्टेड। बहुत बार क्या होता है कि किसी एक स्टेट में जब बहुत ज्यादा फ्लड आ जाती है तो वहां के स्टॉकयार्ड पानी से भर जाते हैं। उस पानी की वजह से इंजन मैल फंक्शनिंग होता है, गाड़ी में रस्टिंग के इश्यूज आते हैं। तो उन गाड़ियों से हमें बचना है और इन गाड़ियों को ना हम प्रमोट करते हैं और ना मैं आपको सलाह दूंगा परचेज करने की। दूसरी कैटेगरी होती है दोस्तों ट्रांजिट डैमेज। ट्रांजिट डैमेज क्या होता है कि जब बहुत सारी गाड़ियां फैक्ट्री से एजेंसी या फिर न्यू कार डीलरशिप की तरफ आ रही होती है, तो मान लो कंटेनर में, रोड ट्रांसपोर्ट में या फिर रेलवेज में वो कहीं ना कहीं टच हो जाती है और उनमें डैमेज आ जाता है। इनको कहते हैं ट्रांजिट डैमेज वाली गाड़ियां। इनसे भी मैं आपको कहूंगा कि इनसे आप बचें। आप वो गाड़ियां ले जो या तो अनसोल्ड स्टॉक है, या फिर प्रीवियस ईयर का मॉडल है, या फिर आउटडेट हो गई हैं, या फिर ओवर स्टॉक हो गई हैं। और आपने उन गाड़ियों से बचना है जो फ्लड अफेक्टेड है या फिर जो ट्रांजिट डैमेज वाली है। तो दोस्तों हमने समझी 5 कैटेगरीज मेन अनरजिस्टर्ड कार्स की। अब हम बात करेंगे अनरजिस्टर्ड कार को लेने के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। दोस्तों मजे की बात बताऊं आपको, जितनी देर में ये वीडियो बना रहा हूं ना, इतनी देर में एक और अनरजिस्टर्ड कार, अनसोल्ड कार मार्केट में बिकने के लिए आ चुकी है। आप सोचिए 2,13,000 गाड़ियां पिछले साल अनसोल्ड रही हैं, अनरजिस्टर्ड गई हैं, और 365 दिन, हर दिन में 24 घंटे के हिसाब से हर घंटे में एक गाड़ी मार्केट में आ रही है, दिन की 24 गाड़ियां। दोस्तों मैं आपको बताता हूं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना क्यों जरूरी है, आपके साथ प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करना क्यों जरूरी है। क्योंकि देखिए रात के बज रहे हैं 2, लेकिन मेरी वीडियोस पे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं ना, आजकल इतने सारे न्यूज चैनल अनरजिस्टर्ड को डिस्कस कर रहे हैं कि एक एक्सपर्ट का आपको जवाब देना बहुत जरूरी है, जो इंडस्ट्री के अंदर रहता है, एक एक चीज को बारीकी से जानता है। तो चलिए अब आते हैं फिर से टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि क्या ये गाड़ी लेना सही है या गलत है। सबसे पहले हम बात करेंगे सही क्यों है। दोस्तों एक अनरजिस्टर्ड कार लेना एक फाइनेंशियली वाइज डिसीजन होता है, क्योंकि नई गाड़ी के मुकाबले आपके सीधा 15 से 20% बच जाते हैं। अगर कोई नई गाड़ी 10 लाख की है तो वो आपको अनरजिस्टर्ड, जिसमें आप फर्स्ट ओनर बनते हैं, आपको मिलती है 8 लाख की, 8.25 लाख की, 790 की, 775 की। तो 15 से 20% का आपका सीधा डिस्काउंट है। नेक्स्ट सेकंड जो इसका प्रो है वो है कि आप इसके फर्स्ट ओनर बनते हैं। अगर आप अपनी रिश्तेदारी में, गली मोहल्ले में या किसी भी सोशल सर्कल में गाड़ी ले जाते हैं तो आरसी में आपका स्टेटस फर्स्ट ओनर का होता है, कोई नहीं कहेगा कि आपने यूज्ड कार लिया। तो सेकंड हमारा प्रो क्या हो गया, एडवांटेज क्या हो गई, फर्स्ट ओनर बनना। थर्ड, ये गाड़ियां दोस्तों बहुत ही लेस ड्रिवन होती हैं। अगर आप मान लीजिए एक सैंपल कार है, एक डेमो कार है, जिसे किसी एग्जीबिशन में दिखाया गया है या फिर उसको शोरूम में खड़ा किया गया है, तो वो गाड़ी ज्यादा से ज्यादा 10, 15, 20 या फिर 100 किलोमीटर चली होती है। तो आपको एक बहुत ही लेस ड्रिवन गाड़ी मिलती है, जिसका शायद अभी इंजन भी रवा नहीं हुआ। तो हमारा थर्ड एडवांटेज क्या है, बहुत ही लेस ड्रिवन कार होगा। अब बात करते हैं फोर्थ एडवांटेज की। फोर्थ एडवांटेज है न्यू लाइक कंडीशन। दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है कि इन गाड़ियों की पन्नी तक नहीं उतरी होती, सीटों पे ओरिजिनल पन्नी होती है, सारी ओरिजिनल सील्स होती हैं, पीडीए के ओरिजिनल स्टिकर्स होते हैं, मतलब एज गुड एज शोरूम कंडीशन। आप नई गाड़ी शोरूम से निकाल लो या फिर अनरजिस्टर्ड कार यूज्ड कार डीलरशिप से ले लो, दोनों में क्वालिटी सेम ही मिले। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट एडवांटेज की। नेक्स्ट एडवांटेज है लो डेप्रिसिएशन। नई गाड़ी के मुकाबले अनरजिस्टर्ड कार्स का डेप्रिसिएशन कम होता है, क्योंकि नई गाड़ी आप शोरूम से घर लाए, आपके 2 लाख रुपए टूट गए। आप कभी भी देख लेना, नई गाड़ी घर लाओ, डीलर के पास बेचने जाओ, सीधा 10 से 20% आपके टूट गए। लेकिन अनरजिस्टर्ड कार्स में वो डेप्रिसिएशन कम होता है। अगली चीज, इसमें जो आप इंश्योरेंस लेते हो उसका प्रीमियम भी कम बनता है। क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि दोस्तों रीजन ये है कि आईटीवी वैल्यू गिर चुकी होती है, जो इंश्योरेंस वैल्यू होती है आपकी गाड़ी की वो कम हो गई होती है, इसलिए आपका प्रीमियम भी कम आता है। तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर इफ आई से, या फिर एज अ नॉलेज एनहेंसर आई मस्ट से, फाइनेंशियली अनरजिस्टर्ड कार लेना बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है। अब हम बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, कि इसकी खामियां क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है एक अनरजिस्टर्ड कार को लेने की। तो दोस्तों जो सबसे पहली डिसएडवांटेज है वो है मैन्युफैक्चरिंग ईयर का प्रीवियस ईयर होना।
आपने गाड़ी तो खरीदी 2025 में, रजिस्टर हुई 2025 में, लेकिन आपको मैन्युफैक्चरिंग ईयर मिला 2024, एक साल पुरानी गाड़ी आपने खरीदी। सेकंड जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि कुछ केसेस में आपकी जो वारंटी है, ओईएम वारंटी की मैं बात कर रहा हूँ, डीलर वारंटी की नहीं, वो वारंटी स्टार्ट होती है रजिस्ट्रेशन डेट से, जिस दिन आपने गाड़ी परचेज करी, लेकिन कुछ केसेस में स्टार्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग डेट से। ये चीज आपने गाड़ी लेने से पहले डीलर से पक्का जरूर करना है कि जो अनरजिस्टर्ड कार मैं आपसे ले रहा हूँ उसकी जो वारंटी है, ओईएम वारंटी, वो जिस दिन मैं परचेज कर रहा हूँ मेरे नाम पे रजिस्टर हो रही है उस दिन से स्टार्ट होगी, या फिर जब से ये मैन्युफैक्चरिंग होकर आपके पास आई है तब से स्टार्ट हो चुकी है। ये क्वेश्चन आपने बहुत जरूरी पूछना है दोस्तों, क्योंकि ये आपके एडवांटेज में भी काम कर सकती है और डिसएडवांटेज में भी। अगर जिस दिन आपने खरीदी उस दिन से वारंटी स्टार्ट हो रही है तो आपके लिए एडवांटेज है, नहीं तो आपके लिए डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, अगली डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, कई बार आपको अनरजिस्टर्ड के नाम पे डेमो कार्स मिल जाती हैं। अब आप समझिए, जो गाड़ी 6 महीने तक एक न्यू कार डीलरशिप के बाहर खड़ी है, जिसको कम से कम 100-150 लोगों ने टेस्ट ड्राइव किया, तो वो उसको अपनी गाड़ी की तरह तो नहीं चलाएंगे, उस प्यार से नहीं चलाएंगे, वो उसको रफली ड्राइव करते हैं, वो उसको उसकी लिमिट्स तक ले जाते हैं, 7000 आरपीएम तक ले जाते हैं, गड्ढों में कूदाते हैं, क्योंकि उनको देखना है उस गाड़ी की मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी क्या है। तो डेमो कार्स 35,000 किलोमीटर में भी शायद उतना पेन सह लेती हैं जितना आपकी पर्सनल गाड़ी लाख किलोमीटर में सहे। ये है इसकी तीसरी डिसएडवांटेज। अनरजिस्टर्ड कार्स में आपको बड़ा लिमिटेड स्टॉक मिलता है। जो गाड़ी शोरूम से नहीं बिकी, यूज कार डीलरशिप के पास आई, अब आपको वही एक वेरिएंट मिल रहा है। हो सकता है दूसरा वेरिएंट अगर अवेलेबल हो तो मिल जाए, लेकिन कलर ऑप्शंस इसमें रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, क्योंकि आप कंपनी से गाड़ी नहीं ले रहे ना, आप तो वही पीस ले रहे हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप इसमें एक्सटर्नल मॉडिफिकेशंस नहीं करवा सकते, जो कंपनी की ओईएम मॉडिफिकेशंस मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब आप नई गाड़ी लेते हैं आपके पास ये सारे चॉइसेस होते हैं कि आप कौन सा कलर लेना चाहते हैं, कौन से फीचर्स लेना चाहते हैं, म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड करवाना चाहते हैं, वेरिएंट कौन सा लेना चाहते हैं, लेकिन अनरजिस्टर्ड में ये सारी डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन तो करवाई आज की, लेकिन आपको मॉडल मिला पिछले साल का, तो मतलब कि आपको फेस लिफ्टेड रीसेंट टेक्नोलॉजी का मजा ही नहीं मिला। दोस्तों आप जानते हैं बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें फेसलिफ्ट होने के साथ फीचर्स भी चेंज हो जाते हैं, उनकी गियर स्टिक, उनकी सनरूफ, उनका म्यूजिक सिस्टम, बिल्ड क्वालिटी, स्टीयरिंग फील, बाहर की लुक्स, फिनिश, बिल्ड क्वालिटी, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो आपने ली तो 2025 मॉडल, लेकिन आपको फीचर्स मिले, टेक्नोलॉजी मिली 2024 की। आपको हो सकता है इंपैक्ट करे कि यार आप पिछले साल की गाड़ी लाए हो या फिर आप पुरानी गाड़ी लाए हो। ये एक और डिसएडवांटेज है इसका। तो दोस्तों अभी हमने बात करी क्या एडवांटेजेस है, इट इज अ फाइनेंशियली गुड डिसीजन। क्या डिसएडवांटेजेस है कि आपको कई बार आउटडेटेड या फिर ज्यादा चला हुआ मॉडल मिल सकता है, तो आपने हमेशा देख परख के लेना है। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम अपने टिप्स वाले सेगमेंट से कि अनरजिस्टर्ड गाड़ी लेने से पहले आपने क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपने देखना है डीलर के पास ट्रेड सर्टिफिकेट है या नहीं, क्या एजेंसी ने इंश्योर किया है और उनको अलाउ किया है कि वो गाड़ी आपको बेच सके और वो गाड़ी रजिस्टर हो सके। दूसरी चीज, गाड़ी लेने से पहले आपने उसकी पीडीआई करवानी है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। आप अपना मैकेनिक भी लेके जा सकते हैं और सर्विस सेंटर में भी करवा सकते हैं। थर्ड चीज आती है सर्विस रिकॉर्ड। अगर वो गाड़ी एक डेमो कार है तो उसका सर्विस रिकॉर्ड क्या कहता है, वो कितनी चली है, कहीं उसका मीटर बैक तो नहीं है। नेक्स्ट चीज पे हम आते हैं, हमेशा डीलर से प्राइस पे नेगोशिएट करो। नेगोशिएट करना बड़ा जरूरी है, जितना कम खर्चा हो उतना बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट, वेरीफाई करो उसका गाड़ी का लीगल स्टेटस, कहीं उस पर पेंडिंग चलान तो नहीं है, या किसी एक्सीडेंट की वजह से उसका इंश्योरेंस क्लेम तो नहीं आया हुआ, या फिर वो गाड़ी कहीं पहले ही बिकी तो नहीं हुई और उस पर कोई व्हीकल लोन चल रहा है। दोस्तों मैं चाहता हूं आप सारे फ्रॉड से आप मार्केट में ना सशक्त हो जाओ, एक शील्ड ले लो। ये सारी चीजें आपने चेक करनी है। अब बात करूं कॉस्ट एंड चार्जेस की कि क्या क्या आपकी जेब से खर्चा होगा। तो सबसे पहला खर्चा है गाड़ी की कॉस्ट। न्यू कार से 20 से 25% आपके पैसे बच जाएंगे। नेक्स्ट जो खर्चा आएगा वो आएगा रोड टैक्स का। आप जिस स्टेट में करना चाहते हैं उसको रजिस्टर, वहां का रजिस्ट्रेशन टैक्स और रोड टैक्स, ये दोनों आपने पे करने हैं। तीसरा जो खर्चा है वो है इंश्योरेंस का प्रीमियम। आपने उस गाड़ी को इंश्योरेंस में करवाना है, थर्ड पार्टी फर्स्ट पार्टी वो आपके ऊपर है, ये इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। लास्ट जो इसमें कॉस्ट है वो है पीयूसी की, मतलब पॉल्यूशन चेक। इसके बाद ये तो हो गई कॉस्ट की बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। दोस्तों अभी के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे पहले लगेगा मैन्युफैक्चरर का इनवॉइस, कि उस गाड़ी की इनवॉइस क्या है जिसके बेस पे रजिस्ट्रेशन टैक्स, रोड टैक्स, स्टेट टैक्स, ये सारे टैक्स कैलकुलेट होते हैं। सेकंड जो इसमें आएगा वो आएगा टेम्पररी डिलीवरी नोट, ये आपको डीलर प्रोवाइड करेंगे। थर्ड डॉक्यूमेंट की बात करूं तो आरसी फॉर्म। इसमें आरसी फॉर्म नंबर 20 जो होता है एप्लीकेशन फॉर्म, 21 जो होता है सर्टिफिकेट फॉर्म, 22 प्लेट्स का फॉर्म, प्लस फॉर्म 29 एंड 30 जो आपके ट्रांसफर के लिए जरूरी है। तो आपने डॉक्यूमेंट समझ लिए।
इंश्योरेंस के पेपर, क्योंकि आपने इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस के पेपर लगेंगे और पीयूसी का सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा क्योंकि गाड़ी आप अपने नाम पे रजिस्टर कर रहे हैं, आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा और साथ में एड्रेस प्रूफ लगेगा। ये हो गई दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात। अनरजिस्टर्ड कार आज के टाइम में लेना एक समझदारी का सौदा बनता जा रहा है। तो दोस्तों अब तय आपने करना है। मैंने आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों बता दी। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे। अगर आप एक अनरजिस्टर्ड कार परचेज करना चाहते हैं, जो कि इसलिए मार्केट में आ गई क्योंकि वो अनसोल्ड थी, इसलिए नहीं कि वो फ्लड इफेक्टेड थी या फिर उसमें कोई मैकेनिकल फॉल्ट था या ट्रांसिट डैमेज था। अगर आप चाहते हैं कि गौरव भाई मुझे एक ऐसी गाड़ी दिलवा दो जो बिल्कुल शोरूम कंडीशन में हो और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बाद यार्ड से सीधा मेरे घर आए और मेरे 20 से 25% पैसे भी बच जाए, तो दोस्तों आप सीधा हमें कॉल कर सकते हैं। हम बेस्ट से बेस्ट जो भी मार्केट में डील होगी आपके लिए लेके आएंगे। इंश्योर करेंगे कि आपकी पीडीआई अच्छे से हो, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो, गाड़ी आपके नाम पे हो जाए और कोई भी हिडन चार्ज ना लगे। दोस्तों मैं आपको नीचे अपना नंबर दे रहा हूँ, इस पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसमें आपको मिलेगी हमारी स्टॉक लिस्ट। तो चलिए दोस्तों मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके सारे सवालों के जवाब मिले या नहीं, और अगर कोई और सवाल है अनरजिस्टर्ड कार से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी उसका भी आंसर देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों लेता हूं आपसे इजाजत। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।